नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 43 में FST 001 के खंड 8 की अंतिम इकाई 32 का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले अगर आपने पीछे के जो 1 से 42 तक के एपिसोड हैं उन्हें अगर आपने देखा या सुना होगा तो आपने देखा होगा कि अब तक FST 001 के सभी 7 खंड पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। तो आइए इकाई 32 की शुरुआत करें। इकाई 32 विज्ञान विकास के पथ पर। पिछली इकाई में आपने विज्ञान और समाज की आपसी संबंध के बारे में पढ़ा। आपने यह भी पढ़ा कि विशेष सामाजिक संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा के बारे में निर्णय लेते समय सामाजिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि असमता वाले संसार में किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग सबकी समृद्धि के साधन के रूप में किए जाने की बजाय अपनी धाक जमाने के लिए किया जाता है। इस परिस्थिति में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग पैदा हुई है। यह मांग विकासशील देशों के लोगों की इस प्रबल कामना की द्योतक है कि प्राकृतिक संसाधन और ज्ञान के भंडार में सभी का बराबर हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह समस्त मानव समाज की धरोहर है। जिन देशों ने गुलामी की बेड़ियां उतार कर फेंक दी हैं, वे अपनी जनता की भलाई के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपने देश में उपयोग करना चाहते हैं। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समुचित विकास के लिए अपने देश में ही उपयुक्त सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें और निर्णय लेने में किसी देश का दबाव न सहना पड़े उन्हें। उद्देश्य यह है इस चैप्टर को पढ़ने का कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि प्राकृतिक संसाधन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राप्त लाभ विकसित और विकासशील देशों को बराबर नहीं मिल रहे हैं। विकासशील देशों की नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कामना का महत्व समझ सकेंगे। आत्मनिर्भर होने के विकासशील देशों की आकांक्षा का महत्व समझ सकेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने निर्णय अपने आप लेने और काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। 32.2 सभी के लिए समृद्धि की खोज। पूरे मानव इतिहास में यह खोज हमेशा से जारी रही है कि एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी बराबरी से हर चीज़ का फायदा उठाएं और सभी को संतोषजनक जीवन स्तर के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिले। लेकिन कुछ समाजवादी देशों को छोड़कर अन्य देश इन लक्ष्य को नहीं पा सके हैं। समाजवादी देशों में भी ऐसा कुछ हद तक ही हो पाया है। इसलिए हमारे गणराज्य के निर्माता चाहते थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने के साथ साथ एक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य बने। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होता कि अगर किसी समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित हों तो वहाँ के लोगों को खुद ब खुद सामाजिक न्याय और समान अधिकार मिल जाए। ये तो समाज और लोगों के लक्ष्य हैं जिन्हें पाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बड़ी सहायता कर सकते हैं। 1958 में हमारी संसद ने वैज्ञानिक नीति के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया। समझा जाता है कि इस प्रस्ताव का मसौदा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। प्रस्ताव में इसी बात को स्पष्ट किया गया था कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से सभी लोगों के भोजन, दवाई, वस्त्र, भवन, निर्माण सामग्री और इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करना। बाद में कल्याणकारी राज्य का यह अर्थ बहुत से देशों में प्रचलित हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बृहत समाजवादी या कल्याणकारी राज्य बनाने जैसी कोई धारणा है ही नहीं। अतः प्रत्येक देश अपने विकास के लिए खुद पर ही निर्भर है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे कुछ संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, गुटनिरपेक्ष देशों में पूरे जोश से कुछ सिद्धांत दिए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमित करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, फिर भी विश्व के देश 3 गुटों में बटे हुए हैं। पहले गुट में उद्योग संपन्न विकसित देश आते हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, पश्चिम जर्मनी, इंग्लैंड आदि सम्मिलित हैं। अर्थात वे देश जिन्होंने कई 100 वर्षों तक उपनिवेशों पर शासन किया और इन उपनिवेशों से संपदा और संसाधनों को ले जाने के कारण जिनका इतना विकास संभव हो पाया। दूसरे गुट में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी आदि समाजवादी देश आते हैं जिनके आपस में व्यापारिक और राजनीतिक संबंध बहुत मजबूत हैं।
तीसरे गुट में विकासशील देश आते हैं, जिनको तीसरी दुनिया के देश के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से अधिकतर पहले गुट के देशों के पूर्व उपनिवेश हैं और अभी भी व्यापार और तथाकथित विश्व बाजार के जरिए विकसित देशों के साथ दृढ़ता से जुड़े हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानताएं बहुत ही अधिक हैं और विकसित देशों के पास उन्नत स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी होने के कारण ये असमानताएं बढ़ती ही जा रही हैं। इन असमानताओं को कई प्रकार से दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम समाजवादी देशों को छोड़ दें तो विश्व की आय, निवेश और नौकरियों का 3/4 भाग लगभग सभी अनुसंधान कार्य इन विकसित देशों के हाथ में है, लेकिन इनकी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 1/4 ही है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत 1965 में 1550 पाउंड से बढ़कर 1975 में 1900 पाउंड हो गई, यानी हर व्यक्ति के लिए अनाज की खपत में 350 पाउंड की वृद्धि हुई। यह मात्रा भारत में प्रतिवर्ष हर व्यक्ति की कुल खपत के बराबर है। इसी प्रकार अमेरिका में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत इतनी अधिक है कि पूरा विश्व इसी दर पर ऊर्जा खर्च करे तो इस धरती के सारे गैर नवीकरणीय संसाधन 10 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये असमानताएं ज़्यादातर उपनिवेश काल के दौरान पैदा हुई थी, लेकिन एक बार आगे बढ़ जाने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्नत देश और भी आगे बढ़ गए हैं और असमानताओं में लगातार वृद्धि होती रही है। 32.2.1 प्रभुत्व के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी, ज्ञान का उत्पादन और इसका पुस्तकों, अखबारों, पत्रिकाओं के जरिए वितरण बहुत कुछ विकसित देशों के हाथों में है। यह अनुमान है कि समाजवादी देशों को छोड़ दें तो विज्ञान और विकास संबंधी अनुसंधानों पर खर्च किए जाने वाले कुल धन का लगभग 98% भाग विकसित देश खर्च करते हैं। शेष 2% खर्च भारत सहित 100 से अधिक विकासशील देशों के हिस्से में है। भारत में हमारे पास कई 100 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं और इसका हमें गर्व है, लेकिन जब हम अपने कार्य की तुलना विकसित देशों के साथ करते हैं तो हमें अपनी सीमा का पता चलता है। अनुसंधान और विकास पर हमारा खर्च इतना उत्पादक नहीं है क्योंकि इसका काफ़ी भाग क्रमिकों और प्रयोगशालाओं के रखरखाव पर ही खर्च हो जाता है। उपकरण जो मुख्यतः विकसित देशों से मंगाने पड़ते हैं आधुनिक नहीं होते। इसके अतिरिक्त हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन की प्रक्रियाओं के साथ ठीक प्रकार से नहीं जुड़े हैं, यानी हमारे समाज में उत्पादन प्रणाली अभी भी इतनी पिछड़ी हुई है कि स्वदेशी अनुसंधान पर कोई मांग नहीं रखती। ऐसी कोई समस्याएं नहीं रखती जिन्हें सुलझाने में विज्ञान का अनुसंधान कार्य आगे बढ़े। जरा भी जरूरत पड़ने पर हम प्रौद्योगिकी, मशीनों और अन्य उपकरणों का आयात करते हैं, यहाँ तक कि उस समय भी जबकि स्वदेशी जानकारी से ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रतिभा पलायन से भी पीड़ित हैं। यह अनुमान है कि विकासशील देशों के लगभग 10 लाख वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद और चिकित्सा शास्त्री विकसित देशों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं। विकसित देशों में बेहतर चुनौतियां और अवसर हैं। हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले परिष्कृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मांग की कमी है, इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बहुत कम हैं। ये प्रशिक्षित मानव संसाधन जो विकसित देशों में पहुँचते हैं, इनका मूल्य हर लिहाज से, धन के लिहाज से भी उस तमाम सहायता या ऋण आदि से कहीं अधिक है जो विकासशील देशों को उन देशों से मिलती है। ऐसी स्थिति में क्या आश्चर्य है कि सभी नई खोजें विकसित देशों से ही निकलती हैं। ये देश प्रौद्योगिकीय चमत्कार पैदा करते हैं और हम उनसे केवल चमत्कृत होते हैं। हर उस क्षेत्र में जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे विशेष किस्म का इस्पात, उर्वरक और वायुयान बनाना हो, तो उसकी प्रौद्योगिकी के लिए हमें विकसित देशों की ओर देखना पड़ता है। यदि हम अपना माल पुरानी प्रौद्योगिकी से बनाते हैं तो उस माल को प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी बाजार में बेचना कठिन है। रक्षा उपकरणों, राडारों और प्रक्षेपास्त्रों के लिए भी यही बात है। हमें उनके उपकरणों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा
हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। जैसा कि हमने खंड 7 में पढ़ा कि प्रौद्योगिकी का आयात हमारी निर्भरता को बढ़ाता है। विकसित देश इस बात को जानते हैं, इसलिए वे अपने माल के ऊंचे दाम ही नहीं लेते बल्कि अन्य आर्थिक और कभी कभी राजनैतिक रियायतें भी लेते हैं। उदाहरण के लिए वे हमसे कहते हैं कि हमें मुक्त व्यापार में विश्वास करना चाहिए और अपने हाल ही में शुरू हुए उद्योगों को आर्थिक अनुदान देकर उन्हें बचाना नहीं चाहिए। वे हमसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को घटाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन पर किया गया खर्च अनुत्पादक होता है। दूसरी ओर वे अपने स्वयं के उद्योगों को बचाते हैं और बाजारों को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि हमारे कच्चे माल का कम दाम लगे जबकि उनके तैयार माल को ऊंचा मूल्य मिल सके। उन्नत देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जिन क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है उनमें बहुत से क्षेत्र विकासशील देशों में हैं ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे जैसा देश भी जो कुछ विकसित है, गोपनीयता के कारण या तकनीकें बहुत अधिक परिष्कृत होने के कारण विज्ञान की बहुत से क्षेत्रों में हुए प्रमुख विकास का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। विकसित देश सिंथेटिक्स, प्लास्टिक्स, फाइबर, कांच आदि पर प्रति वर्ष अरबों डॉलर खर्च करते हैं। इनके कारण बहुधा विकासशील देशों द्वारा उत्पादित रबर, कपास, टीन, वनस्पति तेल आदि कच्चे माल की मांग कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त विकसित देशों में जिन प्रौद्योगिकियों का निर्माण किया जा रहा है वे पूंजी प्रधान हैं और उनमें काफी कम श्रम का प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसी प्रौद्योगिकियों का आयात करने से हमारी पूंजी अधिक खर्च होती है, हमारे श्रमिक बल का कम उपयोग होता है और हमारे माल की लागत इतनी अधिक आती है कि उनके ऊंचे दामों को कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा नहीं जा सकता। अतः उन्नत देशों में बेहतर गुणवत्ता वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे हमारा पिछड़ापन बरकरार है। हालांकि हमारे समाज के कुछ गिने चुने लोगों को फायदा जरूर हुआ है। 32.3 नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अधिकतर विकासशील देशों ने उपनिवेश का जुआ 1950वें दशक में उतार कर फेंक दिया। वे 30 वर्षों या उससे भी अधिक समय से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूझ रहे हैं और ऐसा विकास करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके सभी लोगों को लाभ हो। आप समझ गए होंगे कि समय की मांग है कि विकास ऐसा हो जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ विकासशील देशों के आम लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करे। अब तक इन देशों में गरीबी, अज्ञानता, स्वास्थ्य की कमी और बेरोजगारी आदि काफी बढ़ गए हैं और जनसंख्या का बड़ा भाग असीम दुर्दशा का शिकार हुआ है। ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह भी जानते हैं कि जनसंख्या के विस्फोट वृद्धि और पर्यावरण पर बढ़ते हुए दबाव का कारण है मानव की चतुर्मुखी विकास के लिए संसाधनों की कमी। बहुत से देशों ने ऐसे समाज की रचना करने का प्रयास किया है जहां सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना विकास का प्राथमिक लक्ष्य है, लेकिन ऐसा विकास हमारे यहाँ अभी तक संभव नहीं हुआ है। अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संगत नीति हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। आज के एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित विश्व में बहुत से शक्तिशाली देशों के युद्ध, उद्योग और व्यापार संबंधी हित में आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। अनुभव बताता है कि हालात से मजबूर होकर अक्सर ही विकासशील देशों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो विकसित देशों के लिए अधिक लाभदायक रहते हैं। उदाहरण स्वरूप अपनी रक्षा करने के लिए हमें आधुनिक हथियार विकसित देशों से खरीदने पड़ते हैं। फिर जब वे उन्नत देश नए हथियार बनाते हैं तो अपने पुराने हथियारों के स्थान पर विकासशील देशों को वे नए हथियार खरीदने पड़ते हैं। इसी प्रकार हम उनसे आधुनिकतम वस्तुएं खरीदते हैं या उन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का आयात करते हैं। यहाँ तक कि जो वस्तुएं हम खुद बनाते हैं उनका निर्यात भी हमें विकसित देशों द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही करना पड़ता है। इसलिए यदि विकासशील देश जीवन स्तर की खराब स्थिति से उभरना चाहें तो भी उन्हें यह असंभव सा लगता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए विकासशील देश विकास का बिल्कुल ही भिन्न मार्ग अपनाने के लिए सोचने लगे हैं, अर्थात विकास का ऐसा रास्ता जो उन रास्तों का अनुकरण न हो जिनसे विकसित देश गुजरे हों।
इस प्रयोजन के लिए वैकल्पिक विकास नीतियां शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम किसी की नकल नहीं कर रहे होंगे और अपने लोगों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना मार्ग स्वयं ढूंढ रहे होंगे। हम ऐसी नई आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली बनाना चाहेंगे जो स्पर्धा और उद्यम के साथ साथ मानव कल्याण और योजनाबद्ध विकास को आगे बढ़ाने में समर्थ होगी। एक ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें विकास की योजना, दिशा और गति दृढ़ता से राष्ट्रीय नियंत्रण में होगी। नीति बनाए जाने के पश्चात उत्पादन को दोबारा व्यवस्थित करने, संसाधनों को जुटाने और सभी संगत क्षेत्रों में उन्हें बांटने की योजना बनाने की आवश्यकता होगी। विकास और प्रौद्योगिकी को ऐसा स्वरूप देने के लिए कदम उठाने होंगे कि जिससे प्रयोग राष्ट्रीय विकास के हित में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी भावनाएं इतनी प्रबल थी कि 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था घोषणा और कार्यान्वयन का कार्यक्रम कहा गया। हम यहाँ आपको इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बताएंगे जिससे आपको आजकल की परिस्थितियों का पता चल जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 1 के अनुसार पिछले दशकों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि राष्ट्रों और बड़ी संख्या में लोगों को उपनिवेश और विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति मिली है, जिसके कारण वे स्वतंत्र मनुष्यों के समुदाय के सदस्य बन पाए हैं। पिछले 3 दशकों में आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिक प्रगति भी हुई है। इस प्रकार सभी लोगों का जीवन स्तर अच्छा बनाने के लिए ताकत मिली है। लेकिन विदेशी और उपनिवेशी प्रभुत्व के अवशेष, विदेशी कब्जा, जातीय भेदभाव, रंग भेद नीति और अपने सभी रूपों में उपनिवेशवाद आज भी विकासशील देशों और उनसे संबद्ध सभी लोगों की पूर्ण स्वतंत्रता और प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। प्रौद्योगिक प्रगति के लाभ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों को बराबर बराबर नहीं मिल रहे हैं। विकासशील देशों को, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 70% भाग हैं, विश्व की आय न केवल 30% भाग ही मिलती है, बल्कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समान और संतुलित विकास असंभव सिद्ध हुआ है। ऐसी प्रणाली में विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यह प्रणाली उस समय बनाई गई थी जब अधिकांश विकासशील देश स्वतंत्र राज्य के रूप में थे ही नहीं और इसी से असमानता कायम है। अनुच्छेद 4 उन सिद्धांतों की व्याख्या करता है जिनके आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगी। प्रत्येक राज्य का अपने प्राकृतिक संसाधनों और सभी आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण स्थायी आधिपत्य होगा। इस संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक राज्य को उन पर पूरा प्रभावी नियंत्रण रखने और अपनी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त साधनों द्वारा उनका उपभोग करने का अधिकार होगा, जिसमें राष्ट्रीयकरण या अपने देशवासियों को उनका स्वामित्व देने का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार राज्य की पूर्ण अस्थायी प्रभुसत्ता को प्रदर्शित करता है। इस अविच्छिन्न अधिकार को स्वतंत्र और पूर्ण रूप से लागू करने में किसी भी राज्य के साथ आर्थिक, राजनैतिक या अन्य किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के साथ व्यापार की असंतोषजनक शर्तों में लगातार सुधार लाने और विश्व की अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के दृष्टिकोण में विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल, प्राथमिक उत्पादों, निर्मित और अर्धनिर्मित माल के दामों और उनके द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे माल, प्राथमिक उत्पादों, पूंजीगत माल और उपकरण आदि के दामों के बीच न्यायोचित और बराबरी का संबंध होगा। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आजकल विश्व आर्थिक संबंधों की क्या स्थिति है। यह स्थिति उन देशों के लिए लाभदायक नहीं है जिनके उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास को अब आगे बढ़ना है। 32.4 खंडित अवधारणाएं। अनुभव से पता चलता है कि कुछ विचार जो दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 के तुरंत बाद लोकप्रिय हुए थे, व्यवहार में सही सिद्ध नहीं हुए। उदाहरण के लिए, यह विश्वास किया जाता था कि पूर्व उपनिवेशी देश अपने समाजों,
दृष्टिकोणों, मूल्यों, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों तथा आर्थिक ढांचे में धीरे धीरे वही सब बातें अपना लेंगे जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, सोवियत यूनियन या जापान इत्यादि देशों में पिछले 50 से 100 वर्षों में अपनाई गई थी। यह सोचा गया था कि उद्योग उन्नत देश या विकसित देश एक बैंक के रूप में काम करेंगे, जिनसे पूंजी, कार्यकुशलता, प्रौद्योगिकी और प्रबंध सहायता के रूप में लिए जा सकते हैं, जिससे विकासशील देशों में जीवन खुशहाल बन सकेगा। वैज्ञानिकों की यह आम धारणा थी कि लोगों की भलाई के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे विकासशील देशों की ओर स्वतंत्र प्रवाह हो सकेगा। ये विचार या धारणाएं अब खंडित हो गई हैं, क्योंकि ये झूठी सिद्ध हुई हैं। आत्मनिर्भरता पर पगवास नामक एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में कहा गया कि सच्चाई यह है कि तथाकथित विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति की कल्पना, योजना और कार्यान्वयन इसलिए किया गया था कि उद्योग उन्नत देशों की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। साथ ही ऐसी व्यवस्था से बुनियादी संसाधनों की अत्यधिक कमी हुई है और इनके प्रयोग और वितरण में गंभीर रूप से असमानताएं बढ़ गई हैं। इनका बड़ा हिस्सा उद्योग उन्नत देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में यह तथ्य याद रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि मानव प्रगति की कुंजी है ज्ञान। जब हम आज़ाद हुए तब विकसित देश हमारे देश में ज्ञान के प्रसार को रोकने की स्थिति में तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने और हमारे लिए उपलब्ध ज्ञान के स्तर पर अंतर बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। आपने इकाई 28 में 21 पेटेंट कानून के बारे में पढ़ा है, जो ज्ञात विधि द्वारा कुछ भी बनाने से हमें रोकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी संभावित उपयोग के कारण ज्ञान के प्रसार पर रोक लगा दी गई, ताकि विकासशील देश नए किस्म के उत्पाद बनाने में सफल न हो सके। कुछ व्यापार रहस्य तो होते ही हैं, साथ ही साथ नई वैज्ञानिक प्रौद्योगिक खोजों के बारे में जानकारी फैलने पर सरकारी प्रतिबंध लगा है। उदाहरण के लिए सुपर चालकता के अनुसंधान पर, जिसके बारे में आप इकाई 30 में पढ़ चुके हैं, जो कुछ भी आज वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपता है वह विकसित देशों की प्रयोगशालाओं में की गई खोजों का एक छोटा सा भाग ही है। बायोटेक्नोलॉजी, लेसर नाभिकीय विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत से उभरते हुए क्षेत्रों की भी यही स्थिति है। विकसित देश नहीं चाहते कि हम कुछ सिद्धांतों या विचारों को ऐसे उत्पाद के रूप में बदल सकें जो उनके देशों के बाजार में पहुंच जाए या हमारे बाजारों के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाए। इतना ही नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे जैसा विकासशील देश यदि किसी विशेष क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर लेता है तो उसको विफल करने की भरपूर कोशिश की जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अंतिम क्षण पर उत्पाद का आयात करके हमारे देश में अनुसंधानकर्ताओं की लगन से की गई कोशिशों को बेकार कर दिया गया। 32.5 आत्मनिर्भरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में इस कटु वास्तविकता या इससे मिली शिक्षा के आधार पर आत्मनिर्भरता की एक नई संकल्पना उभर कर सामने आई है। विशेषतः विकासशील देशों या तीसरे विश्व के देशों के बीच यह महसूस किया गया है कि विकासशील देशों के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, जो निर्भरता की स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में लाभ पाने वाला व्यक्ति या राष्ट्र हमेशा लाभ देने वाले की दया पर निर्भर रहता है। इसलिए देश को समन्वित तरीके से अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था को इस प्रकार ढालना पड़ेगा जिससे वह बाहरी दबावों में न आकर अपने हित को देखते हुए निर्णय ले सके और उन निर्णयों के अनुसार काम कर सके। आत्मनिर्भरता को एक ऐसी मानसिक अवस्था भी कहा जा सकता है जो अपने भाग्य को स्वयं बनाने की योग्यता में विश्वास की भावना पैदा करती है। इस विचार को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करके भिन्न भिन्न अर्थ दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास कई आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों में से कुछ को चुनने का अधिकार है, तो हमें उन्हीं लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्हें दूसरे देशों पर अधिक निर्भर हुए बिना पूरा किया जा सकता हो। इसी प्रकार यदि उद्योग लगाने हों तो वे उद्योग ही लगाने चाहिए जो हम अपने प्रयासों से लगा सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार प्रौद्योगिकियों में से चुनाव करना हो तो वही प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए जो हमारे देश में ही उपलब्ध हो। इसी प्रकार से अन्य कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। स्वाभाविक है कि इन सब के लिए हमें अपने संस्थानों में उपयुक्त शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के आधार पर विकास और प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास की व्यवस्था करनी होगी। इस तरह विकल्पों का क्षेत्र जहां से हम अपने हित के अनुसार विकल्प चुन सकें निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को विश्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बिल्कुल ही अलग कर लें या जो कुछ भी अनिवार्य है या जिससे बचा नहीं जा सकता उसका भी आयात बंद कर दें। इसका अर्थ यह है कि जिन चीज़ों के आयात से हम बच सकते हैं उन्हें बनाने के लिए निरंतर कोशिश करें और उसके लिए सही योजना बनाएं। तात्पर्य यह है कि विलास की वस्तुओं को देश के अंदर बनाए जाने या आयातित करने को सबसे कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेलगाड़ियों को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाने की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए सामान और प्रौद्योगिकी का आयात करना होगा। इससे अधिक आवश्यकता है ज्यादा रेलगाड़ियां चलाने की या हमारे देश के दूर दराज क्षेत्रों के लिए नए नए रास्ते खोलने की। देश की सुरक्षा के मामले में निरंतर प्रगति करने वाली हमारी प्रौद्योगिकी द्वारा हम जो कुछ भी बना सकते हैं उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ चीज़ें नहीं बना सकते और आज की स्थिति को देखते हुए उनकी आवश्यकता है तो उनका आयात करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम MiG-21 लड़ाकू विमान बनाने के लिए सोवियत सहायता से फैक्ट्रियां लगाते हैं तब इसमें सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि विमान का नया डिजाइन जब भी सामने आए उसमें हमारी अपनी प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक योगदान हो सके। शायद आप समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भरता एक ऐसी नीति है जो आम जनता के बड़े तबके की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारे देश की 70% जनता गांव में रहती है और शायद ही ऐसी चीज़ों का प्रयोग करती है जिसमें आयातित माल या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती हो। भले ही आज हम दालों और खाद्य तेलों का भी आयात करते हैं, लेकिन इनका उत्पादन हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। हमारे देशवासियों को इतने अधिक किस्म के टूथपेस्ट, शैम्पू, इलेक्ट्रिक सेवर आदि की आवश्यकता नहीं है जितनी भोजन, औषधि, वस्त्र, आश्रय और ऐसी ही वस्तुओं की है। इसलिए उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए गए आर्थिक और प्रौद्योगिक प्रयासों में दूसरे देशों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है और न ही उनके प्रलोभनों और दबावों में आने की या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। दूसरी ओर यह अवश्य है कि आम लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनने से लोगों में संतोष की भावना यकीनन बढ़ेगी और इससे राष्ट्र मजबूत बनेगा, जिससे हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी। यह कहना न्यायोचित होगा कि ऐसी आत्मनिर्भरता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार होगी जिसका उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया। उन्होंने इसके लिए स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी का प्रचार एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार था। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और आम लोगों के कल्याण के अलावा जिसके कारण एक जागरूकता आई, जिसकी वजह से भारतीयों में शक्ति और एकता की भावना जागी और इन सबसे ऊपर अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति गहरा स्नेह और सम्मान पैदा हुआ। गांधी जी ने इस किस्म के हथियार का प्रयोग जिला स्तर से लेकर नीचे ग्राम स्तर तक किया और इससे पूरा देश जाग उठा। आप शायद समझ गए होंगे कि जिस किस्म की चर्चा हम कर रहे हैं उसमें विकल्पों का चुनाव और उनका क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर करना होगा। व्यक्ति के स्तर पर, गांव, जिले और राज्य के स्तर पर या खेतों, कारखानों, स्कूलों, अनुसंधान संस्थानों के स्तर पर। अतः इसे एक ऐसे आंदोलन के रूप में चलाना होगा जिसमें तमाम जन समुदाय भाग ले और पूरे देश के लिए विकास की गई नीति बन सके। 32.5.1 राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन हैं और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। आत्मनिर्भरता के उपरोक्त आदर्शों के लिए राष्ट्रीय विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका अदा कर सकते हैं,
जैसा कि आप जानते हैं, सभी के लिए भोजन, आश्रय, वस्त्र, स्वास्थ्य और शिक्षा आज भी हमारे समाज की सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए कृषि, खाद्य पदार्थ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा, भवन निर्माण सामग्री, वस्त्र, नए संसाधन आदि खोजने में नए विकास की जरूरत है। हमारे समाज या हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के हल निकालना हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के सामने एक मूलभूत चुनौती है और इसी चुनौती का सामना करने में नए प्रश्न और नए उत्तर, नई प्रौद्योगिकियां और वैज्ञानिक कार्यों के नए क्षेत्र अवश्य ही उभरेंगे। इस प्रयास में आई समस्याओं को सुलझाने में निश्चय की संसाधनों के साथ साथ श्रम, कौशल, प्रवीणता और मानव क्षमता की जरूरत पड़ेगी। भारत में हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों और प्रखर बुद्धि वाले लोगों की प्रचुर शक्ति है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली भी है जहाँ पर विचारों की परख की जा सकती है और सबसे उत्तम विचार पर अमल किया जा सकता है। बस काम यह है कि सभी प्रकार के ज्ञान की, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान या प्रौद्योगिकी, अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराकर उसे उपयोगी बनाना है। हमारे समाज में शिक्षा के सभी स्तरों पर ऐसे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतक बनने की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके संबंधित आंकड़ों और समस्याओं के आधार पर सामाजिक वास्तविकता पर प्रश्न उठा सकते हैं। इन विचारों को फिर से परखने की आवश्यकता है जिनको जनता ने और हमारे समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ने बिना आलोचना के स्वीकार कर लिया था। अल्प विकास के इस विषम चक्र से बाहर निकलने के काम को कम महत्व नहीं देना चाहिए। समाजों के वर्तमान ढांचे, उनके व्यापार और उद्योगों की स्थापना में और लाभ के वितरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों ने गहरी भूमिका निभाई है। हम आशा करते हैं कि ये हमारे देश को भावी विकास के सही मार्ग पर ले जाने के लिए सफल भूमिका निभाएंगे। 32.6 इस चैप्टर का सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि समतावादी और न्यायपूर्ण समाज के लिए मानव की चिरकालीन खोज के बावजूद संसार बहुत ही भिन्न तस्वीर पेश करता है। यहाँ धनी विकसित देश हैं जो विश्व के अधिकांश संसाधनों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर नियंत्रण रखते हैं। यहाँ निर्धन विकासशील देश भी हैं जो ज्ञान के अभाव के कारण अपनी भलाई के लिए अपने ही संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थ हैं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फायदों को अधिकांश जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इस बात को समझते हुए विकासशील देशों ने संसाधनों और ज्ञान की बराबर भागीदारी के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की मांग की है। वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं ताकि उनको सही विकल्प का चयन करने और कार्य करने की स्वतंत्रता हो और वे विकास का ऐसा मार्ग बना सकें जहां अपनी जनता को ऊपर उठाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकें। 32.7 अंत में कुछ प्रश्न। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सार संक्षेप में बताइए। भारत इससे किस प्रकार लाभ उठा सकता है। दूसरा प्रश्न है आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बातें क्या हैं। इसी का ख है कि उन दो क्षेत्रों के नाम बताइए जहां हम आयातित प्रौद्योगिकी या जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। अब ये रहा आपकी 32 की समाप्ति। तो फ्रेंड्स, हमने अब देखा यहाँ कि FST 001 के सभी 8 खंड, जिनमें कि सभी 32 इकाइयाँ थी, वो अब समाप्त हो चुकी हैं और इसको हमने पूरे 43 एपिसोडों में आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो अगर आप पूरे मन से श्रवण करें तो निश्चित रूप से FST 001 का आपके एग्जाम के दृष्टि से संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और मेरी शुभकामना है कि आपको इसमें स्टडी करने में कोई दिक्कत ना हो, दूसरे कि आपको 100 में 100 नंबर प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, इन सारे लेक्चरों के आधार पर आप क्वेश्चनायर तैयार करें, इनके आंसर शीट तैयार करें और फिर उन आंसर शीट्स को दोबारा रिवीजन करें और तब जाके आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अब अगली इकाई, अगले एपिसोड, अगली बुक, उसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिए
ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।